हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम जिस टॉपिक का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और कितने टाइप के बॉन्ड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पॉसिबल होते हैं, वो सारा डिस्कशन आज हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो जितने भी मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कार्बन एटम को कंसिस्ट करते हैं। कार्बन एटम को क्या करते हैं? कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, एक कार्बन एटम तो प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। इस कार्बन एटम की जो खासियत होती है, ये ओनली कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि जब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई थी जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी। जिसे हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी, या इसी का दूसरा नाम होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, अगर हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारा जो एटम होता है उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन को अगर हम लें, तो हाइड्रोजन के पास 1s1 होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन एक दूसरे एटम के साथ आपस में क्या कर लेता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन यानी कि H2 मॉलिक्यूल का निर्माण कर देता है। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके, ये क्या करती है? आपस में ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है। ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही मॉलिक्यूल अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बट यदि अगर हम कार्बन एटम की बात करें, तो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। और कार्बन एटम के हमें केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है। ठीक है, कार्बन एटम के किसी भी एटम में जो वैलेंस शेल होती है वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे अगर हम 2s की बात करें तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि 2p के पास क्या है? कार्बन के जो 2s है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो पेयर्ड हैं, 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। ठीक है, यदि कार्बन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो क्या होगा? अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग चले कि कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, हमने 2 बॉन्ड बनवा दिए, माना एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी? यहाँ पे शेयरिंग कर दी। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। वैलेंस शेल का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके थे? हमारे कार्बन के थे, p ऑर्बिटल में, और 2 ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके आगे? हाइड्रोजन के। अभी भी अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन की, अगर हम बात करें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो 4 2 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और हमें किसी भी कंपाउंड में स्टेबल होने के लिए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन एटम है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन तो कर रहा है बट इसको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो कोई भी एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी करेगा जब उसको क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो जाती है कि ये एक्सप्लेन करने में कि कार्बन एक्चुअल में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कार्बन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है।
राइट। अब हम बात करते हैं कार्बन के एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल की, CH4 की, कि ये जो CH4 मॉलिक्यूल होता है, अच्छा ये हमें कैसे पता चला कि कार्बन जो है 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं करेगा? क्योंकि हमने जितनी भी स्टडी की, जितने भी कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं उनमें हमने देखा कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं मिला जहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। तो इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन की बॉन्डिंग को बताने में क्या रही? फेल रही। ठीक है। और इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट हमें आसानी से बता देगा कि कार्बन एक्चुअल में 4 बॉन्ड क्यों बनाता। देखो, यदि हम बात करते हैं मीथेन के मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग की, मीथेन के मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग किस प्रकार से होगी? तो मीथेन में होते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था कि वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हमारा कंपाउंड, हमारा एटम उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। बट कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हमें कितने चाहिए? हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो होता क्या है एक्चुअल में, ये जो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है? एक्साइट कर जाता है। एक्साइटेड होकर के कहाँ चला जाता है? हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक है, 2s हमारे क्या होता है? लोअर एनर्जी लेवल होता है, जबकि अगर 2p की बात करें वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स हमारी होती है। और जब हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक्साइटेशन हो जाता है तो हमारे p के जो 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल्स में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है हमारे 2s के पास। अब अगर हम देखें, अब यदि हम देखें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे पास 4 अनपेयर्ड, यहाँ पे क्या है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हमारा जो कार्बन एटम है वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें, यहाँ पे हमारा 2s ऑर्बिटल है, ये 2px, 2py एंड 2pz है। अब हमारे 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। ध्यान से समझना इस चीज़ को, यहाँ पे हमारे 4 हाइड्रोजन आएंगे कार्बन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। बट ये चारों हाइड्रोजन क्या देखेंगे कि 3 जो ऑर्बिटल है p की वो हायर एनर्जी पे है। ठीक है, वो क्या है? हायर एनर्जी पे है, जबकि जो एक ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल पे है। ठीक है, कोई भी एटम क्या चाहेगा कि हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त हो, और हमें पता है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी स्टेबिलिटी क्या होती है? एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। अब ये चारों हाइड्रोजन क्या चाहते हैं कि हम s के साथ बॉन्डिंग करें। ये जो 4 हाइड्रोजन है ये चाहते हैं s के साथ बॉन्डिंग करें, क्योंकि s का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या है? लोअर एनर्जी पे है। कोई भी इनमें से इन p के साथ बॉन्डिंग नहीं करना चाहता है। बट यहाँ पे जो कार्बन एटम कहता है कि नहीं, मुझे चारों के चारों बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, मुझे केवल एक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करना है। यदि मैं 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता हूँ तो मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मैं स्टेबल हो जाऊँगा। ठीक है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये मानते नहीं है। हाइड्रोजन क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे इस s ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करनी है क्योंकि हमें ज़्यादा स्टेबल होना है। तो इसके लिए ये जो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, जो एक तो हायर एनर्जी वाले हैं, एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को मिक्स कर देते हैं। ये क्या कर लेते हैं? अपनी एनर्जी को मिक्स कर लेते हैं और 4 ऐसी ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान से सुनना, 4 ऐसी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक, यदि हम माने इसकी एनर्जी हमारी 10, ठीक है, इसकी एनर्जी हमारी 30, एक की 10 है, एक की कितनी है? 30 है। अब यदि हमारे पास 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन क्या चाहेंगे कि हम कम एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएं, जिससे हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और कोई भी इन p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए राजी नहीं होगा। तो ये क्या कर देते हैं, ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं s एंड p ऑर्बिटल आपस में
अपनी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को क्या कर देते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एनर्जी को मिक्स कर देते हैं। और एनर्जी को मिक्स करने के बाद ये एक ऐसे एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं जिसमें S और P आपस में मिलकर के सेम 4 नई हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिनकी एनर्जी हमारी क्या होती है, सेम होती है, जिनकी एनर्जी सेम होती है। माना इनकी कितनी हो गई, 20 हो गई, पहले इसकी 10 थी, 30 हो गए, दोनों ने आपस में इंटरमिक्स किया। इंटरमिक्स करने के बाद इसने बोला कि ना मैं ऊपर जाऊंगा, इसने बोला ना मैं नीचे जाऊंगा। अब दोनों आपस में अपनी एनर्जी को मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके ऐसी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, जिससे हम आसानी से बॉन्डिंग कर सकेंगे किसी के भी साथ। ठीक है, तो ये आपस में क्या करते हैं, 3p ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल आपस में अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके 4sp3 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो sp3 ऑर्बिटल होती है, इनकी एनर्जी सबकी सेम होती है और इनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा जो कार्बन एटम है वो बॉन्डिंग के लिए क्या हो गया, यहाँ पे रेडी हो गया, क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। और इस प्रोसेस को जहाँ पे क्या होती है, ऑर्बिटल की एनर्जी की मिक्सिंग होती है, इसको नाम देते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो ऑर्बिटल हमारी फॉर्म होती है, इन ऑर्बिटल को कहते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल है इसको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो अभी तक हमने जो बात की थी, हमने बात की थी हमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में अपनी एनर्जी को मिक्स करती है और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेती है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी सबकी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। यहाँ पे जो s करेक्टर आता है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनमें जो s करेक्टर आता है वो 33% आता है और जो p करेक्टर आता है वो 67% आता है। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हो, ये s करेक्टर और p करेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये जो s एंड p करेक्टर है, ये हमारी शेप को डिटरमाइन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, s ऑर्बिटल की शेप देखो, यहाँ पे क्या है, स्पेरिकल शेप है। अगर हम p ऑर्बिटल की शेप देखें तो p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, हमारी डंबल शेप की होती है। ठीक है, तो जब s और 3p की ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होती है तो इनकी एनर्जी भी आपस में मिक्सिंग होती है, साथ में इनकी जो शेप होती है वो भी क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। और जब हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ना तो अब s की जैसे होंगी और ना ही p के जैसे होंगी। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में s एंड p दोनों के करैक्टर मिक्स हो जाएंगे। अब ये ना तो ज़्यादा स्फेरिकल शेप की रहेगी और ना ज़्यादा इलोंगेटेड शेप की रहेगी। और ये चारों के चारों जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरी बनती है, इनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। जब इनकी एनर्जी और शेप दोनों सेम हो जाती है, फिर हमारे 4 हाइड्रोजन आ करके इनके साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब कार्बन के पास कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेड कलर से कार्बन के रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 1 हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, इनके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो CH4 का मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 हमारे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड एंगल होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है, ये होता है 109.5 डिग्री का। ठीक है, प्रत्येक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 109.5 डिग्री का। और इस प्रकार की जो हमारी जियोमेट्री बनती है या शेप बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। ठीक है, अब ये टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये तीनों एक प्लेन में है। ठीक है, ये तीनों एक प्लेन है। एक हाइड्रोजन हमारा क्या आ रहा है, अबव द प्लेन आ रहा है, एक हाइड्रोजन हमारा बिलो द प्लेन आ रहा है। इस प्रकार की जो जियोमेट्री होती है उसको हम टेट्राहेड्रल जियोमेट्री कहते हैं, क्योंकि ये एक टेट्राहेड्रल जैसे बनती है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक टेट्राहेड्रॉन बनाती है, ये इस प्रकार से एक टेट्राहेड्रॉन जियोमेट्री बनाती है। तो इस प्रकार CH4 मॉलिक्यूल में हम बॉन्डिंग को शो करते हैं। तो
आज के लेक्चर में हमने सीखा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है वो किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसमें हमने सीखा कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो एक्सप्लेन करने में क्यों असमर्थ रही, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है। और एक और चीज़ है, ये हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हाइपोथेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये केवल साइंटिस्टों ने सोच के बताया है कि ऐसा हो सकता है और उसके जो रिजल्ट निकले हैं ना वो सब सही निकले हैं, इसीलिए इस थ्योरी को इतनी वैल्यू दी जाती है। अब हमें कैसे पता चला? हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चल गया कि जो CH4 है उसका मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है और एक्चुअल में जो CH4 जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारा टेट्राहेड्रल शेप का होता है। और एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है CH4 के मॉलिक्यूल में, इसके जो चारों बॉन्ड है ना वो चारों के चारों इक्विवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि चारों की बॉन्ड एनर्जी सेम है। इसका मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हमने देखा था वो बिल्कुल करेक्ट है। यदि वो कॉन्सेप्ट ना होता, आपस में एनर्जी मिक्स ना हो करके चार इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन ना करती, तो तीन जो p की ऑर्बिटल थी ना जो हायर एनर्जी में थी और एक s की ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी में थी, अगर माना हाइड्रोजन ऐसे ही उनके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता तो उनमें से तीन बॉन्ड की जो एनर्जी होनी थी वो अलग होनी थी, क्योंकि जो तीन बॉन्ड हमारे बन रहे थे वो p के साथ बन रहे थे और जो s के साथ बॉन्ड बनता उसकी बॉन्ड एनर्जी हमारी अलग होनी थी। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं हमारे वो इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम होती है, बॉन्ड लेंथ भी सबकी सेम होती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।